नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में हमारी टॉप हेडलाइन में आज यहां पर सोना चांदी है। सोने में फिर से ऑल टाइम हाई बनता हुआ नजर आया है। $3750 प्रति आउंस के लेवल्स हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निकलते हुए देखे हैं। जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, 1,12,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल्स अब यहां पर बन चुके हैं। दिवाली तक सोना कैसा जा सकता है, मांग कैसी रहने वाली है, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही साथ यहाँ पर बात करेंगे भारतीय फेस्टिवल डिमांड की। यहाँ पर किस तरह के प्रीमियम्स हैं, डिस्काउंट्स हैं, ऑफर्स हैं और क्या कुछ ज्वेलर्स यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर भी होगी चर्चा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ है जीजेसी के चेयरमैन राजेश रोकड़े, प्रो इंटेलिस्टेट सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी एंड सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने खास बातचीत की मैराथन ट्रेडर्स के सीईओ अतुल सूरी से। सोने चांदी के बारे में उनका क्या कहना है, आप सुनिए। हमारा एक रीसेंसी बायस बहुत होता है, लाइक वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट गोल्ड। इनफैक्ट लॉट ऑफ पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट गोल्ड, बट इफ यू लुक एट गोल्ड बिफोर दिस करंट राइज, इट प्रॉब्ली डिड नथिंग फॉर अ डिकेड। सो क्या होता है कि देर इज ऑलवेज अ रीसेंसी बायस टू एन एसेट क्लास दैट्स मूविंग। द क्वेश्चन यू गोट टू आस्क योरसेल्फ इज दैट डू आई हैव दैट टाइम? Just as an equity, time is a factor. So what I feel is that just because gold is moving up or copper is moving up, I guess you will have to take, trade is a different thing. They are great places to trade. In fact, why do this and why not do crypto? Because honestly, that's the fastest moving asset class in the world. So what I suggest is that, if you're looking at these asset classes, take a deeper thought, wonder why they are moving. Do you think that it's going to play out more? Like in the case of gold, it is a different story. In the case of copper, it's a different story. Gold-silver ratio, should you invest in gold or silver? That's a different story. So I think that commodities, each has a certain play. I guess understand that. And if you think the play out is large, it's big enough, then get into it. But just don't go with recency bias, because everyone's talking about gold, gold, gold. The question is that are you really convinced? Is it going to be something so big? If the answer is yes, play for it. Because only when you have the conviction can you stand drawdowns price and time wise. Any asset class you invest in, उसमें correction तो आना ही है, price या time wise. That is when your conviction gets tested. And if you're investing just because of recency bias, that correction will throw you out. You will make a loss. It is only if you have conviction. So I think take a deeper thought. Okay. These are very interesting asset classes, but not just because they are moving, we should get into them. ऑलराइट, तो एक वर्ड ऑफ कॉशन यहाँ पर आता हुआ अतुल सूरी की तरफ से, जो कह रहे हैं कि यहाँ सोना भाग रहा है और सब सोने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन क्या सोना नियर टर्म के लिए है और क्या उसके लिए आपकी समझ है, या फिर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तौर पर आप सोना ले रहे हैं। लेकिन ये एज अ फाइनेंशियल एसेट क्लास के बारे में, सोने के बारे में बात की जा रही है। अगर हम इंडियंस की यहाँ पर बात करें तो वो सोना लगातार कई सालों से ले रहे हैं और कई डेकेड से होल्ड कर रहे हैं और वो अपना मुनाफा उस लिहाज से गिन रहे हैं। दिनेश जी, जहां पर ये करंट लेवल्स पे हम खड़े हैं, क्या राय देंगे आप? क्योंकि अब थोड़ा सा बाजार को लगने लगा है कि कॉशन की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा तेज़ी अब शायद यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये चीज़ मार्केट शायद पिछले 10,000 जो लेवल के थे, 1 लाख के लेवल थे, तब से भी लोगों को लग रहा है कि शायद यहाँ से तेज़ी नहीं होगी। लेकिन 1,13,000 के आसपास खड़े हैं अब हम, यहाँ से क्या करने की राय है? बिल्कुल मनीषा जी, जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कॉशियस मोड तो मेरा हमेशा ही होना चाहिए। बात गोल्ड या सिल्वर या निफ्टी या और अन्य किसी मेटल्स की नहीं है। जहाँ पैसा इन्वेस्टेड है, कॉशियस मोड हमेशा ही रहना चाहिए। और जहां तक गोल्ड की बात है, तो पिछले 25 दिनों में 14% का मूव इसमें आया है, और सिल्वर की बात करूं तो 20% का मूव आया है। एक बड़ा रेंज है जो जिसके बाहर ये निकला 1,02,000 के ऊपर, उसके बाद में 10,000 का मूव हमने बहुत क्विक आता हुआ देखा है। पर ये जो जिस हिसाब से ये मोमेंटम है और जिस हिसाब से निरंतर सभी को लग रहा है कि ये बहुत बढ़ गया, बहुत गड़बड़ बढ़ गया, मेरे लिहाज से इसका मोमेंटम आज शाम तक और भी अत्यधिक तेज हो सकता है। आज सुबह से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था, कंटिन्यूस उसमें शॉर्ट कवरिंग इस लेवल पर आ रही है। तो मुझे लगता है कि शाम के सत्र तक एक बारी 1,13,800-900 के लेवल ये दिखा सकता है। मौजूदा स्तर से अगर 200 रुपया घटता है कि 1,12,800 के आसपास, मेरे हिसाब से इसमें एक बार बाइंग निकल कर आ सकती है। ट्रेडिंग के लिहाज से 1,13,900 प्रोबेबली इवनिंग तक ये जा सकता है, और स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से 1,12,300 का मेंटेन करना है। जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये नए ऑल टाइम हाइज हैं सोने के लिए। 1,13,000 का स्तर अब यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है, और एक महीने में जैसा कि आप देख रहे हैं कि 12% की तेजी यहाँ पर है। और दिनेश जी हमें बता रहे हैं कि शाम तक ये बढ़त और भी गहरा सकती है, यानी कि 800 रुपए की तेजी की एक्सपेक्टेशन यहाँ से आती हुई। ये 3 महीने का चार्ट है, जहाँ पर हमने 95,000 के लोज से अब 1,13,000 के स्तर यहाँ पर सोने में आते हुए देखे हैं। दिनेश जी, आप कहेंगे मुनाफा वसूली अभी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और नए खरीदारों को क्या करना चाहिए?
तो निवेशकों की जहां तक की बात है तो मेरे लिहाज से कि अगर आप 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का लिहाज अगर गोल्ड का देखते हो तो मेरे हिसाब से मात्र 5 साल का ऐसा लिहाज जहां पर गोल्ड, निफ्टी ने गोल्ड से ज्यादा रिटर्न दिया है, अन्यथा गोल्ड ने निरंतर रिटर्न दिया ही दिया है। 25 साल में दो ही ऐसे साल रहे हैं जहां पर इसका नेगेटिव रिटर्न आया है। तो इन्वेस्टर्स ने तो बने ही रहना चाहिए। हाँ, ट्रेडिंग के लिहाज से जैसे कॉशियस मोड का है, स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करे, और नए जो निवेशक है उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए, क्योंकि अब उतना बड़ा मूव मुझे नहीं एक्सपेक्टेड है। यहाँ से प्रोबेबली हो सकता है 3780 के लेवल से दिखा सकता है और वहां से दोबारा एक बार रिट्रेसमेंट दिखा सकता है। ऑलराइट, तो तेजी यहाँ से कायम है। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखें तो सोने के भावों में यहाँ पर 48% के गेंस हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में ये 52% है। और वो जो अत्यधिक तेजी हमने यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में आते हुए देखी है वो रुपए की वजह से भी है, जहाँ पर रुपए में डेप्रिसिएशन खासा देखने को मिला है। और आज भी आप देख सकते हैं रुपया ऑल टाइम लोज पर हमारी स्क्रीन पर। राजेश जी नमस्कार। और क्लियरली आप जीजेसी की सफलता के बाद यहाँ पर हैं, इवन एज गोल्ड के प्राइसेस यहाँ पर लगातार तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। बाइंग हमने बनते हुए देखी है, काफी यूफोरिया था एग्जीबिशन में, लोगों को लग रहा था कि शायद ये वन ऑफ द बेस्ट दिवालीज रह सकती है। कैसे देखते हैं आप यहाँ से खरीदारी इन स्तरों पर? हाँ मनीषा जी नमस्ते। बिल्कुल, देखिए जब जब हमने इंटरव्यू किया तब सब हम लोग बुलिश में बैठे और आपको पिछले 1 साल से हम लोग बता रहे गोल्ड बहुत अभी भी बुलिश है। और आज भी मैं यही कहूंगा कि मैं धीरज जी के बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अभी भी गोल्ड अच्छा खासा बुलिश है। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा कि पहले गोल्ड को केवल लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाता था कि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट अच्छा मिलेगा, लेकिन अभी गोल्ड ने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो शॉर्ट टर्म में भी बहुत जबरदस्त तरीके से रिटर्न दिया है। इस वजह से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इन्वेस्टर एक साथ अभी गोल्ड मार्केट में एंटर कर रहे हैं। और करेक्शंस की बात होती है, लेकिन करेक्शंस बहुत ही निग्लिजिबल करेक्शंस आ रहे हैं गोल्ड में। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद दिवाली के बाद तो मतलब मेरा ये अनुमान है, पिछले 5 साल का हम लोग जो एनालिसिस करते हैं उसमें तो हमने ये देखा है कि दिवाली के बाद उल्टा और गोल्ड बढ़ता है, क्योंकि दिवाली के जस्ट बाद वेडिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे फेस्टिव सीजन के साथ साथ बाद में वेडिंग सीजन की हमारी डिमांड होती है। तो नॉर्मली इस बार हम लोग देख रहे हैं नवरात्र के पहले दिन जैसे 22 तारीख कल से ही शादी की खरीदारी शुरू हो गई है। तो फिजिकल मार्केट में भी अच्छी खासी रौनक है और मुझे लगता है ये रौनक आगे भी बरकरार रहेगी। और लोगों को ये समझ में आ गया है, पहले सोना मतलब केवल इन्वेस्टमेंट या और कुछ सोचा जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी सोना मतलब इन्वेस्टमेंट तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ एक कॉन्फिडेंस देता है, एक 16 श्रृंगार में एक एड ऑन करता है। इस वजह से शादी की खरीदारी के साथ साथ अभी फेस्टिव सीजन की भी खरीदारी लोगों ने शुरुआत कर दी है। वेल एब्सोल्युटली। काफ़ी जगह ये भी सुनने को मिला है कि यहाँ पर सोना प्रीमियम पे है, हर डिक्लाइन में यहाँ पर खरीदारी है। और जो इंटरनेशनल हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि सबकी नज़र इंडिया पर है, क्योंकि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव कंट्री मानी जाती है। लेकिन जिस तरह से इन लेवल्स पे भी खरीदारी लगातार बनी हुई है, ये थोड़ा सा और इसको यहाँ पर पॉजिटिव दिखाता है। आप राजेश जी, आई एम अज्यूमिंग काफ़ी सारे यहाँ पर स्कीम्स हैं, ऑफर्स हैं जो हम हर साल आता हुआ देखते हैं, लेकिन इस बार आप कहेंगे कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर पुश है, गिवन द फैक्ट कि सोना ऑल टाइम हाइस पे है, डिजाइन इंपॉर्टेंट रहेगा, स्कीम्स इंपॉर्टेंट रहेंगी, ये सब चीजें यहाँ पर प्रेसिडेंट्स लेंगी? नहीं, बिल्कुल। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल पूरी तरह से डोमेस्टिक मार्केट को एकदम ऑर्गेनाइज करने के लिए रेडी बैठा है। और साथ ही साथ सेल भी हमारा अच्छा खासा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्वेलरी अगर बिकती है तो ये 100% इससे जीडीपी में भी सपोर्ट मिलेगा, जीएसटी में भी सपोर्ट मिलेगा, हर जगह सपोर्ट मिलेगा। और विकसित भारत के लिए जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं उसमें हम लोग पूरी तरह से सहमति है और सहकार भी कर रहे हैं। और लेकिन गोल्ड के रेट को लेकर मैं पुनः एक बात ऐड करना चाहूंगा कि अभी भी फेड के 2 रेट कट की अपेक्षा है, जो अक्टूबर 28 और दिसंबर में होने की है। तो लोगों को और इस चीज की 90 to 92% तक के चांसेस है कि फेड रेट फिर से कट होने वाला है। तो इस वजह से भी गोल्ड अच्छा खासा बुलिश में जा रहा है। और रही बात डिमांड की, तो मुझे लगता है जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने GST 2 अर्थात GST बचत उत्सव करके जो बात कही है, उससे बहुत ज्यादा मार्केट में अच्छा माहौल है, पॉजिटिव माहौल है। बस हम यही सोच रहे हैं कि GST ज्वेलरी इंडस्ट्री भी अगर कम हो जाता है तो वी विल बी वेरी थैंकफुल गवर्नमेंट की तरफ से। जी हाँ, एब्सोल्युटली। यहाँ से राजेश जी किस तरह के ट्रेंड्स फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? जो शादियां हैं उसमें तो ऑफ कोर्स हैवी ज्वेलरी की डिमांड यहाँ पर आएगी ही आएगी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो वॉक-इन्स हैं, जो गिफ्टिंग है, चांदी में जिस तरह का सिनेरियो है ऑन ग्राउंड, वहां पर क्या सिनेरियो? बिल्कुल, देखिए अभी पहले 22 कैरेट वेडिंग ज्वेलरी केवल 22 कैरेट में ही पसंद की जाती थी। तो अभी एक ट्रेंड अभी चेंज हुआ है, अभी 18 कैरेट की वेडिंग ज्वेलरी भी लोग रखना शुरू किया, लोगों की डिमांड भी है और कस्टमर भी मांग रहा है। और जो डायमंड ज्वेलरी होती थी नॉर्मली 18 कैरेट में बनती थी, उसे 14 और 9 कैरेट में भी अवेलेबिलिटी हम लोग ने ला ली है। तो डीप पॉकेट जो जिनका नहीं है उनको खरीदारी करने में तकलीफ जाती थी, तो उनके लिए ये एक पॉकेट फ्रेंडली एक एटमॉस्फेयर ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ से बनाया गया है।
और अभी रेंज वाइज देखिए सभी लोग इस इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट हुए थे। पहले अबव 40 जिनकी एज है वही केवल ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट रहते थे। उनके नीचे वाले जेंजीज या जिनकी उम्र इनसे कम है वो लोग नॉर्मली ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं रहते थे। लेकिन पिछले 1 साल में और 2 साल में जो बूम आया है गोल्ड मार्केट में और सिल्वर मार्केट में, इस वजह से लोगों का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा है। और वो सभी लोग अभी अगर अपने व्हाइट गुड्स में या और कहीं उनका अगर सोचना है कि मुझे यहाँ खर्चा करना है तो उन्होंने अपना 50-50 कर दिया है। 50% वो ज्वेलरी इंडस्ट्री में अपना इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, उस चीज को यूज भी कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं देखता हूँ सिल्वर में भी अगर 9 to सिल्वर जो है वो भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाने लग गया है। अभी हम लोग तो हर बार कहते हैं सिल्वर इज ए न्यू गोल्ड और सिल्वर इज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ द इंडस्ट्री। तो इस वजह से भी अट्रैक्शन अभी लोगों का इसके तरफ है। और नो डाउट गोल्ड में तो हम लोग बहुत ज्यादा रेंज अवेलेबल करते ही है और साथ ही साथ लाइट वेट ज्वेलरी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली। राजेश जी बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, और हमेशा वो काफ़ी हाई वाइब ऑप्टिमिस्टिक व्यू के लिए भी, जहां पर उम्मीद यही है कि सोने में डिमांड यहां पर काफ़ी निकल के आएगी, और साथ ही साथ जिस तरह का चांदी में यहां पर फेवर हमने आता हुआ देखा है, यहां पर भी काफ़ी सपोर्ट है। दिनेश जी आपसे एक सेंस लेना चाहेंगे चांदी के प्राइसेस पर। 1,32,000 1,33,000 हमें लेटेस्ट प्राइस लेके आना चाहिए, क्योंकि आप बोलते कुछ हैं और प्राइस तब तक और कुछ चढ़ चुका होता है। यहाँ पर क्या लगता है आपको, कहाँ जाएंगे प्राइसेस? जी मनीषा जी बिल्कुल सही कहा हमने। 1,34 के आसपास का लेवल है अभी। 1,32 और 1,33 तो पुरानी बात हो गई अभी। मुझे लगता है सिल्वर का जो आज का मोमेंटम है ये और भी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, और मेरे लिहाज से 1,38,000 प्रोबेबली आज शाम में या कल सुबह सुबह हमें देखने मिल सकता है। मतलब यहाँ से 4,000 रुपए का इजाफा। 132 का स्टॉप लॉस लगाए और 138 के लिए आप इसमें बने रहे। सिल्वर का मोमेंटम गोल्ड के मुकाबले आज ज्यादा स्ट्रांग है, और साथ ही साथ जो रुपया हमारा कमजोर हो रहा है वो भी और एड ऑन कर रहा है। करीब करीब ½ % अभी तक कमजोर हो चुका है। ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे टेस्ट कर रहा है। मेरे हिसाब से 89 के लेवल से जल्दी दिखा देगा, तो सिल्वर का मोमेंटम और भी ज्यादा बढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आज दिनेश जी। और ये चीज़ मैं याद रखूंगी, जैसे आपने कहा आज शाम को सोने और चांदी के लेवल जो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं उससे शायद यहाँ पर ज़्यादा होने वाले हैं, तो आज पूरा दिन इसके ऊपर यहाँ पर एब्सोल्युटली नजर रहेगी। वेल इसी के साथ एक ब्रेक के ग्रुप के संदीप बजोरिया जुड़ चुके हैं। संदीप जी नमस्कार। प्राइसेस की अगर बात करें तो सिर्फ एक एसेट क्लास है या फिर एक सेक्टर है जहाँ पर हमने पिछले 1 साल में भावों में बढ़त देखी है, और वो है खाने के तेल। 25% की बढ़त पिछले 1 साल में कैसे देखते हैं आप? इवन एज हम लगातार इंपोर्ट्स भी होता हुआ देखते रहे, इंडस्ट्री ये भी कह रही है कि डिमांड भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, प्राइसेस कैसे जस्टिफाई करेंगे? मनीषा जी देखिए, आज आप इंटरव्यू कर रही है, लेकिन कल रात को एक बड़ा मिसाइल अर्जेंटीना से आया वर्ल्ड मार्केट में। अर्जेंटीना का जो एक्सपोर्ट टैक्स सोयाबीन ऑयल का और सल्फर ऑयल का 25% हुआ करता था, उस एक्सपोर्ट टैक्स को उन्होंने उठा के 0% कर दिया है फॉर द पीरियड अप टू 31 अक्टूबर। तो उस कारण से कल जो सोयाबीन ऑयल का दाम चल रहा था इंडियन मार्केट में $1175 CNF इंडिया फॉर अक्टूबर नवंबर दिसंबर शिपमेंट, वो अभी 1125-23 का लेवल आ गया है। तो $50 मार्केट गिर चुका है ओवरनाइट इस चक्कर में। सीपीओ पाम ऑयल भी जो कल ट्रेड हो रहा था 1175 का, वो आज 1125 में काम हुआ है, मतलब ईस्ट कोस्ट पे। तो मतलब $40 से $50 पाम ऑयल में गिरा है, $50 सोयाबीन ऑयल में गिरा है। तो ये एक चेंज आया है। अब तो देख रहे हैं, ये तो जिस तरह का मार्केट गिरा है, मतलब ये तो ₹4 किलो होता है, आप समझ के चलिए। ₹4 किलो, 5 ₹4.5 किलो कंज्यूमर के लिए राहत है फेस्टिवल के टाइम पे, उसमें कोई डाउट नहीं है। और सप्लाई तो बहुत है मनीषा जी, पूरा इंडिया में सब पोर्टों पे लबालब माल भरा हुआ है, टंकियां पूरी भरी हुई है, और कोई तेल की कोई कमी नहीं है। हमारा इंपोर्ट पिछले महीने में, अगस्त के महीने में 16.5-17 लाख टन हुआ है। सितंबर के महीने में हमारा इंपोर्ट करीबन 15.5 लाख टन होने वाला है। तो ये हमने बहुत अच्छी तरह से इंपोर्ट स्टेप अप कर दिया है ऑफ सीजन की डिमांड को मीट करने के लिए। जो पहले हमारा इंपोर्ट हुआ करता था, आप समझ के चलिए मई में हुआ था 12.5 लाख टन, और उसके पहले जनवरी से अप्रैल में हुआ था सिर्फ 9 लाख टन हर महीना। तो अभी हम 15 से 17 लाख टन इंपोर्ट किए हैं अगस्त में, सितंबर में। अक्टूबर का भी इंपोर्ट मेरे ख्याल से 14-15 लाख टन होगा। तो फेस्टिवल सीजन को देखते हुए सभी तरह के तेल पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है सब जगह पे, और सभी का दाम भी ठीक है। और ये तो कल जो संदीप जी आई गेट योर पॉइंट कि अर्जेंटीना ने जो स्टेप उठाया है उसका एक नीजक रिएक्शन हमने एब्सोल्युटली यहाँ पर आता हुआ देखा है, लेकिन जिस तरह से रुपए में गिरावट है, ऑल टाइम लोस पर ये कारोबार कर रहा है, ऑलमोस्ट 89 की तरफ, आप कहेंगे उसका भी इम्पैक्ट फिर से आएगा? हाँ, ये जरूर डेफिनेटली है कि रुपी जो डेप्रिशिएट हो रहा है इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, और एक्चुअली ये लॉस हो जाता है इंडस्ट्री जो ट्रेडर जो इम्पोर्ट करते हैं, और इम्पोर्ट करने के कैलकुलेशन उस समय रुपी करते हैं और बाद में डेप्रिशिएट हो जाता है, तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है और यहाँ रियलाइजेशन बढ़ता नहीं है। तो ये जो रुपी का डेप्रिसिएशन है, तो समझ के चलिए यदि 1% रुपी डेप्रिशिएट होता है तो 1% हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो वो तो समझ के चलना पड़ेगा जो भी इम्पोर्ट के आइटम्स है उसके लिए।
और यहाँ से प्राइसेस को लेकर अब क्या सेंस है? अर्जेंटीना का एक फैक्टर ऑफ कोर्स यहाँ पर है, लेकिन हम लगातार देखते रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स में जो ड्यूटी टच होता है, इंटरनेशनल मार्केट्स में वो कहीं ना कहीं उसकी भरपाई हो जाती है। जिस तरह के प्राइसेस एज ऑफ नाउ यहाँ पर हैं, अगला एक क्वार्टर भारतीय बाजारों के लिहाज से कैसे देखेंगे? मनीषा जी, कीमतें मुझे लग रहा है अब जैसे अभी आपको क्या कि $1125 का लेवल हो गया जो 1175 का था कल, तो मुझे लग रहा है $1100 के आसपास मार्केट स्टेबल होएगा और अपसाइड वापस जो है 1150 हो सकता है। अब ज्यादा अपसाइड नहीं बचेगा। तो अगले 3 महीने जहां तक हम बात कर रहे हैं दिसंबर तक की बात, तो मुझे लग रहा है सोयाबीन ऑयल का मार्केट और पाम ऑयल का मार्केट $1100 नीचे में जा सकता है, 1100 1150 के रेंज में चलेगा। ओके। सनफ्लावर का मार्केट जो है वो ऊंचा चलेगा। सनफ्लावर में इस साल यील्ड में और क्रॉप में प्रॉब्लम है, ये साल क्रॉप कम है और यूक्रेन और रशिया के नंबर्स और यील्ड कम आ रही है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है सनफ्लावर ऑयल एक अलग बना रहा है, वो पाम और सोया से $100 ऊंचा चलेगा ये साल। ऐसा और आपको लगता है डिमांड यहाँ पर इन प्रेशर ही रहेगी? बिकॉज एवरीबडी, सब जिनसे भी बात हो रही है, सबका मानना है कि मांग में यहाँ पर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। यस, वही मेरा टंकियां सब जगह पे भरी हुई है बिकॉज डिमांड बहुत स्लो थी एंड वो हम सब जगह महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब हमें लग रहा है कि जिस तरह से दाम कम हुआ है तो एक कम दाम भी एक डिमांड को स्पर करते हैं, तो अभी हो सकता है कि हमें अभी डिमांड थोड़ी मिलना शुरू हो जाए बिकॉज ₹4 किलो का जो घटाड़ा हुआ है उससे डेफिनेटली कंज्यूमर को थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा और खरीदने में, तो आगे चल के डिमांड अच्छी रहेगी। बट यस, लास्ट 2 महीने डिमांड में बहुत तकलीफ थी। इवन एज इम्पोर्ट यहाँ पर ज़्यादा है और डिमांड में, लेकिन यहाँ पर कोई भी थोड़ा सा भी हमने यहाँ पर लेट आउट होते हुए नहीं देखा है। डिमांड कमज़ोर मानी जा रही है, एफएमसीजी कंपनीज ने भी यही कहा है। और जहाँ तक प्राइसेस हैं, अगर आप पल्सेस देखें, व्हीट देखें माफ़ कीजिए, शुगर देखें, एडिबल ऑयल की जो इन्फ्लेशन है पिछले 1 साल में, वो शायद यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। लेकिन बहुत शुक्रिया संदीप जी साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही समय भी है। मुझे दीजिए इजाज़त, हम लौटेंगे और लेकर आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस।